हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 11th एपिसोड ऑफ स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का जो टॉपिक है वो मेडिटेशन के ऊपर में ही है कि मेडिटेशन का समय कौन सा सबसे सर्वोत्तम होता है। जो क्वेश्चंस मैंने स्लाइड पे शेयर कर दिया है, the question is, why is 4 to 6 a.m. in the morning the best time but can be done anytime those who miss to meditate? तो जैसा आपने स्लाइड में देखा कि 4 to 6 a.m. के टाइम को मेडिटेशंस के लिए, ध्यान के लिए सबसे अच्छा बोला गया है। और यदि कोई व्यक्ति उस पीरियड को मिस कर जाता है तो क्या वह बाद में मेडिटेशन कर सकता है? तो पहला तो मेरा ये जवाब है कि 4 to 6 का टाइम अच्छा समय है और हमारे वैदिक संस्कृति में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। और उसके बाद भी ध्यान यदि करना हो तो ऋषि मुनि तो 24 घंटे भी ध्यान करते थे। तो ध्यान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेदिक के कॉन्टेक्स्ट को यदि समझेंगे तो उस बात पर भी मैं आऊँगा। लेकिन आप यदि ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप किसी भी समय में, जब आपका पेट खाली हो, जब आप निद्रा में नहीं हो, जब आप पूरी तरह से एनर्जी में हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का ऐसा कोई रूल बुक में रूल नहीं है कि 4 to 6 के समय ही इसे करना है। अब ये 4 to 6 का महत्व क्या है, मैं इस छोटे से एपिसोड में बताऊं। मुझे एक रिसर्च पेपर मिला है, बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है, A decent science behind the ब्रह्म मुहूर्त। और ये केवल जो रिसर्च पेपर है ये पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन 2017। तो ये कई डॉक्टर्स ने, MD डॉक्टर्स ने मिलके इस रिसर्च पेपर को बनाया है। इसमें मेरे को साइंटिफिक जो वैलिडेशंस हैं वो मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग जो क्लॉक देखते हैं वो 24 आवर्स का क्लॉक होता है, जो कि ब्रिटिश टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। और इसे रेलवे टाइमिंग भी बोला जाता था, क्योंकि रेलवे चलता था तो उसके लिए कोई टाइमिंग तो होना चाहिए। तो उसके पहले लोग क्या करते थे, सूर्योदय सूर्यास्त को ही दूसरे दिन या दिन की शुरुआत मानते थे। तो ये बेसिक जो लोग होते थे वो सूर्योदय सूर्यास्त को ही अपना दिन की शुरुआत और सूर्यास्त होने पे दिन का अंत मानते थे। लेकिन बाद में जब रेलवे आ गया तो 24 आवर का एक क्लॉक बना, 12-12 घंटा में उसको डिवाइड किया गया। और इस तरह से जो है रेलवे या और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हैं जिनमें टाइमिंग की काफ़ी महत्ता थी, तो उस हिसाब से इस टाइमिंग को इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया, भारत में किया गया। अभी आपको ये बता दें कि ये ब्रिटिश लोग 24 आवर्स पर डे का जो क्लॉक इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उससे हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने पूरे दिन को 30 खंडों में बांटा था। प्रत्येक खंड को मुहूर्त बोलते हैं, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। कैलकुलेशन करेंगे तो 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। अब ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो 29th मुहूर्त है, यानी सूर्योदय होने के लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले जो मुहूर्त होता है, यानी 48 मिनट का जो 2 मुहूर्त है, सेकंड लास्ट जो मुहूर्त है, 29th जो मुहूर्त है, उसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। अब 4 to 6 AM अपने ये इंग्लिश टाइम के हिसाब से मुहूर्त को मिलाने की चेष्टा करते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। क्योंकि आप यदि देखें कि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में जो सनराइज होता है उसका टाइमिंग और वेस्टर्न साइड में जो सनराइज होता है उसका टाइमिंग में काफ़ी फर्क होता है, शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा का फर्क होता है। तो उसी तरह जहाँ पे जिस समय सनराइज हो उसके 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। यानी कलकत्ते में यदि लगभग 5:30 बजे के आसपास सूर्योदय अभी हो रहा है, 5:35 के आसपास, तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 4 बजे या 4:10 में आप ये समझिए ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और ये 48 मिनट तक चलता है, यानी 4:10 से समझ लीजिए 5 बजे तक चलता है। ये इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं।
और अब साइंटिफिकली जो मुझे जर्नल्स मिले हैं उसमें इतना अच्छा विवरण है, मैंने इसका रेफरेंस हर जगह खोजने की चेष्टा की कि ये ब्रह्म मुहूर्त और ये मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए इसको अच्छा क्यों माना गया है। तो मुझे वेदों में बहुत ज़्यादा इसका रेफरेंस तो नहीं मिला, लेकिन अथर्व वेद में एक रेफरेंस मिला है कि अर्ली राइज यानी सूर्योदय के पहले यदि आप उठते हैं तो शरीर के लिए, ध्यान के लिए और सर्वोत्तम विकास के लिए, यदि आप अपने उम्र के पड़ाव को रोकना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, पूरे आयु तक जीना चाहते हैं, तो जल्दी उठना चाहिए। ये अथर्ववेद में बाकायदा इसका मंत्र दिया हुआ है। इसका रेफरेंस मैं लेकिन अभी आपको नहीं दे पाऊंगा। अथर्ववेद में जो मंत्र का रेफरेंस है शायद बाद में कमेंट में मैं आपको अथर्ववेद का रेफरेंस दे पाऊंगा। दूसरा जो हमने देखा कि जो पुराणों में अग्नि पुराण और शिव पुराण में इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अग्नि पुराण और शिव पुराण। और इसके अलावा आयुर्वेद जो साइंटिफिक वैलिडेशन है उसमें तो चाहे सुश्रुत ऋषि हो, चाहे बाघ भट्ट जी हो, या और जो योग के बड़े जो हुए, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महत्ता बोली है। अब जो ये साइंस इसमें क्या बोलता है, ये इम्पोर्टेंट इसको समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसको रिचार्ज करने का, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक से हम अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या को ठीक रख सकते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे फोन को रिचार्ज करते हैं, इस बायोलॉजिकल क्लॉक को रिचार्ज करने का सर्वोत्तम जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त जो है इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि जैसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि दिनचर्या और अकॉर्डिंग टू चरक ऋषि, one who observed these principles of Sadvit simultaneously fulfill both objective by maintenance of positive health and control of sense faculties. If a man follows the protocol mentioned in the Ritucharya and Dincharya, then he becomes healthy, his longevity will be enhanced. तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारी जो माइंड है या जो मन है वो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा शांत होता है। तो ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपको नदी पार करना है, तो आप नदी किस समय पार करेंगे? जिस समय उस समय बहुत ऊंचा ज्वार भाटा का बहाव आ रहा हो या जब नदी शांत हो। तो मन को लगाम लगाने के लिए, मन में ध्यान लगाने के लिए आप कौन सा समय चुनेंगे? वही समय ना जिसमें शांत होगा। और जिस समय आयुर्वेद बोलता है कि हर समय हर खंड एक पर्टिकुलर दोष से कवर्ड रहता है। कभी वात दोष होता है, कभी पित्त दोष आता है, उसकी प्राथमिकता होती है, कभी वात दोष की प्राथमिकता होती है, पित्त है, कफ दोष का प्रकृति आता है। तो इस समय बैलेंस होता है। यानी आप यदि कोई भी चीज़ मेमोराइज करना चाहते हैं, रिसाइट करना चाहते हैं, तो ये सर्वोत्तम समय होता है। अभी मैं किसी दूसरे रिलीजन्स के ऊपर में कोई डिफामेटरी कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसको अवॉइड करता हूँ। लेकिन बहुत सारे धर्मों में एक समस्या है कि भाई जो भी इनके धर्म के काम है ये एक से ज़्यादा बार करना है। सुबह भी करना है, दिन में भी करना है, शाम को भी करना है। तो बहुत सारे लोगों को समस्या भी होती होगी। लेकिन सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के यदि आप ध्यान करते हैं 15 मिनट 20 मिनट, तो एक्चुअली में यू आर लूजिंग नथिंग। यदि आजकल के दिनचर्या में आप बहुत व्यस्त हैं, आपका बिजनेस बहुत फैला हुआ है, या आप सर्विस करने के लिए काफ़ी दूर भी जाते हैं, तो भी तो ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच में ध्यान तो किया ही जा सकता है। और क्यों ना किया जाए? बाकी समय लोगों को समय नहीं मिलता ध्यान करने का।
इसीलिए ये सर्वोत्तम समय है। लेकिन जैसे मैं पर्सनली सुबह में रनिंग के बाद ध्यान करता हूँ, प्राणायाम के माध्यम से और शक्तियों के माध्यम से, लेकिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करता हूँ। और दूसरा, मैं शाम को लगभग 5:30-6 बजे वापस अपना जो मेरा रजीम है, एक्सरसाइज रजीम में कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं ध्यान और प्राणायाम दोनों करता हूँ, जिसमें मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो सुबह में और शाम को मैं करता हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं पर्सनली नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ। कलकत्ता में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसके पहले मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद में नित्य क्रिया करने के बाद फिजिकल एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ। उसके बाद मैं रनिंग करने में जाता हूँ। उसके बाद मैं ध्यान की प्रक्रिया में बैठता हूँ। तो यदि आप भी कोई कारणवश जो सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, यदि आप किसी कारण से उस समय में उठ ही नहीं पा रहे हैं, रात को लेट तक मूवी देखेंगे या रात को लेट तक इंटरनेट में सर्चिंग करेंगे, तो सुबह उठने में कठिनाई तो होगी। आजकल लेट नाइट प्रोग्राम्स भी अच्छे आते हैं, क्राइम पेट्रोल है, अब वो देखते देखते 12-1 बज गया। अब उसके बाद में सोए तो 4:30 बजे कहाँ से उठेंगे? तो अर्ली स्लीप और अर्ली राइज का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले ही कॉस्मोपॉलिटन शहरों में, टाउन में खत्म हो चुका है। तो यदि ध्यान करने के लिए भी समय 4 से 6 का नहीं भी मिल रहा हो, तो भी जब भी आप उठे, आपने नित्य कर्म करने के बाद में आप 10 मिनट बैठ सकते हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं है। मैं आपको स्लाइड कर रहा हूँ 30 जो मुहूर्त है हमारे संस्कृति में, जो 24 घंटे जिसे हम बोलते हैं पूरा दिन को, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने 30 खंडों में बांटा था, 30 मुहूर्त। तो मैं आपको स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ कौन सा मुहूर्त जो है वो मेडिटेशन के लिए अच्छा है, कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा खराब है। शिव पुराण के हिसाब से भी और अग्नि पुराण के हिसाब से भी, इतिहास के हिसाब से भी और वेदों के हिसाब से भी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है। रिसर्च के आधार पे मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी है और वीडियो को छोटा रखना है, इसीलिए आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, इससे मुझे नए विषयों में बोलने में और साहस मिलेगा। और इस तरह मेरी वीडियो को देखने के लिए, उन्हें सराहने के लिए और इस तरह से हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अध्यात्म के क्षेत्र में, युवा वर्ग के परेशानियों के क्षेत्र में और श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी चैप्टर्स या किसी भी श्लोक के बारे में या वेद के किसी भी मंत्र के बारे में कुछ भी आपके मन में भ्रम या कंफ्यूजन या प्रश्न है, तो हमारे सनातन धर्म में तो प्रश्न पूछने की ही रिवायत है। यहाँ प्रश्नों को दबाया नहीं जाता है, प्रश्नों को पूछा जाता है और उत्तर के लिए पूछा जाता है। तो कृपया करके हमारे जो कोरा साइट है उसमें प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा और लोग जवाब देंगे और हजारों लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई नए प्रश्न के साथ, उसके नए इंटरेस्टिंग आंसर्स के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। शक्ति हो। नमस्कार। थैंक यू।